जॉब तो आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन जो कुछ ऐसा ज्वाइन करो जिसमें आपका पैशन हो, तो उसके लिए तो आपको कभी भी जॉब पे जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू विल एंजॉय डूइंग दैट। और ये इंडियन आर्मी में जॉब एक जॉब नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, ये एक कॉलिंग है। कारगिल के युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी जिनका हौसला कभी टूटा नहीं। कारगिल वॉर एक सरप्राइज थी, कोई प्रिपेयर नहीं था उसके लिए। हम लोगों की जीप वहां पहुंच ही रही थी कि वहां पे सडनली पाकिस्तान के गोले आके गिरे। 1995 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया और महज 4 साल बाद 1999 के कारगिल युद्ध में टोलोलिंग, दाहम और 3 पिंपल्स पर हुए हमलों में अहम भूमिका निभाई। टेम्परेचर था -28 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम पीक की तरफ पहुंच रहे थे। तो वो कहते ना, एक बार आप फौजी बन गए फिर आपको जिंदगी की कोई कंडीशन आपको परेशान नहीं कर सकती, बिकॉज यू आर प्रिपेयर फॉर एनी कंडीशन इन लाइफ। एक आर्टिलरी फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर के रूप में जिसने बड़े पैमाने पर तोपखाने की गोलाबारी को लीड किया, अपने रिटायरमेंट के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के FMS से MBA में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और आज एक मल्टीनेशनल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। एक निडर योद्धा, कारगिल युद्ध के वीर और एक इंस्पिरेशनल लीडर जिनकी कहानी साहस, रणनीति और प्रेरणा की मिसाल है। स्वागत करें कैप्टन अखिलेश सक्सेना का। ये युद्ध कुछ लोगों के लिए शायद युद्ध हो सकता है, आप मार रहे हैं, बट एक फौजी का सबसे बड़ा कर्म है। और गीता में भी लिखा है, मैं अपने कर्म को पूरी निष्ठा से कर रहा हूँ। जय हिंद, वेलकम टू द यूनिफॉर्म डायरीज। आज का पॉडकास्ट होने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं आर्मी के एक ऐसे वेटरन से जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी कारगिल वॉर के दौरान आर्मी के RR हॉस्पिटल में। आई थिंक कि हर जवान, हर ऑफिसर की ये तमन्ना होती है कि वॉर हर जिंदगी में एक बार वो इस वॉर को पक्का देखे। और जब हमें लगा कि कारगिल में ऐसा मौका है और हम इतने पास होते हुए जाने का मौका मिला। जब आप वहाँ पहुँचे और फर्स्ट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सबसे पहले वहाँ पहुँचने के साथ ही? सबसे पहले हम लोग सोनमर्ग में एक रात रुके और उसके बाद जब हम एक्टिव सेक्टर दरास में हम लोग को डिप्लॉयमेंट था, हम दरास में जैसे ही पहुँचे हमारी गाड़ी रुक भी नहीं पाई थी। मेरी जीप वहाँ पे जाके रुकी थी कि हमारे ऊपर फायर आ गया। मैं टोलोलिंग के अटैक के लिए, जो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट अटैक था आर्मी के लिए, मैंने उसके लिए जाने के लिए बोला एंड मुझे वहाँ जाने का चांस मिल गया। मैं उस ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट हो गया। कारगिल वॉर को हुए 26 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी इस आर्मी वेटरन का हौसला आज भी उतना ही बुलंद है। तो चलिए मिलते हैं कैप्टन अखिलेश सक्सेना से। आइए। ओह ब्रदर, long time, man. So many years. Yes, looking the same. Oh, hi. I'm good. How are you? I'm good. जय हिंद कैप्टन। जय हिंद अजय, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे हैं आप? 26 साल के बाद आज मुलाकात। यस। मैं आपको पहले ये प्रोग्राम शुरू करूँ उससे पहले बता दूं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये डायरेक्टरेट जनरल रिक्रूटिंग का ऑफिशियल पॉडकास्ट एक हम लेकर के आए हैं, जिसमें हमारे जो वेटरन्स हैं ये अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, जिससे कि हमारा आज का यूथ ये मोटिवेट हो सके। और जो हमारा कैंपेन है जॉइन इंडियन आर्मी, उसके लिए आपसे बेहतर आज का गेस्ट हो ही कौन सकता था। मुझे एक चीज़ आप बताओ, ऐसा है वो क्या इंसिडेंट रहा या ऐसी क्या बात थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि यार मैं भी कैप्टन बनूं या मैं भी आर्मी ज्वाइन करूं, मैं भी इसमें आर्मी में आऊं? देखिए, मैं तो बचपन से ही, मैं एक बहुत छोटे शहर से आता हूँ और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। वहाँ पे तो आर्मी का कुछ था भी नहीं, लेकिन एक बार किसी डिप्लॉयमेंट के लिए आर्मी वहाँ पे आई थी और वो मेरे घर के पास ही रोड पे उनका डिप्लॉयमेंट था। तो वो पहली बार मैंने देखा था कि इस तरह की भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि काम करती है। एंड उनका डेडिकेशन से लेकर उनकी यूनिफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक देशभक्ति का भी था कि शायद हम
अपनी राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएं। बिल्कुल। और मुझे हमेशा ये लगा कि देखो जॉब तो आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन जो कुछ ऐसा ज्वाइन करो जिसमें आपका पैशन हो, तो उसके लिए तो आपको कभी भी जॉब पे जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू विल एंजॉय डूइंग दैट। और ये इंडियन आर्मी में जॉब एक जॉब नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, ये एक कॉलिंग है। तो मैंने जब सोचा कि शायद एक प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज से, और उस समय बहुत लोग कर रहे थे बाहर जाने के लिए, सॉफ्टवेयर का बहुत था, बट मुझे लगा जो मेरी कॉलिंग है, जो मुझे पैशन मिलेगा वो उसमें ही मिलेगा। और मैंने अपने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को छोड़ के नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करी। तो आई थिंक वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन था। ग्रेट। अच्छा कैप्टन साहब, एक चीज़ जो हम लोग को जाननी भी चाहिए कि आप जब एनडीए में थे, आप आईएमए में थे, तो जो आपका ट्रेनिंग का, अभी आप बोल रहे थे ना ट्रेनिंग फॉर लाइफ, तो जो ट्रेनिंग का टाइम था, रिक्रूटिंग का टाइम था, तो उस समय कैसे एक्सपीरियंसेस होते थे? तो मुझे लगता है कि जैसे हम 12th के बाद जाते हैं कॉलेजेस में, तो वहाँ पे हर आदमी का अपना ईगो होता है, हर आदमी को लगता है मैं टॉपर हूँ, मैंने ये करा, बास्केटबॉल में करा। तो जब हम एकेडमी में नए नए पहुँचे, हम सब भी बहुत हमें लग रहा था कि हमने बहुत कुछ अचीव करके आए हैं। जैसे मैं अपने स्कूल का टॉपर था, कोई बॉक्सिंग का चैंपियन था, कोई बास्केटबॉल का चैंपियन था। बट उन्होंने 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमें बोला कि हम आपको ग्राउंड अप से दोबारा बनाएंगे, एक नई पर्सनालिटी बनाएंगे। और आप मानेंगे नहीं कि जो भी कुछ था, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर कट से लेके, फौजी हेयर कट से लेके, 3-4 दिन के अंदर हम सब एक अलग ढांचे में ढल चुके थे। और हमें ये था कि अब हम ग्राउंड से फिर उठेंगे और एक नई पर्सनालिटी। दे वर मेकिंग ए मैन आउट ऑफ द बॉय। आई शुड से दैट द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत डिफिकल्ट पल थे। मतलब हम लोग इतना दौड़ते थे, इतनी एक्सरसाइज करते थे। जैसे हम अपने मेस में जाते थे, भूख लग रही होती थी, लेकिन खाने का टाइम होता था 2 मिनट। तो मुझे आज तक याद है कि अच्छा, सिर्फ 2 मिनट में? 2 मिनट में यू हैव टू फिनिश इट ऑफ। जैसे ब्रेड होती थी, ब्रेड के ऊपर ऑमलेट, जैम, बटर, इतना मेगा सैंडविच बनाया, अपने सैचल में जो एक हम लोग कैरी करते थे उसमें छुपाया, फिर क्लास में बैठ के खाते थे, क्योंकि शायद इतना टाइम ही नहीं होता था। तो वो ऐसे आप अपने 1 घंटे बाद सैंडविच खा रहे हैं, लेकिन वो शायद सबसे टेस्टी फूड था, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप खा रहे हैं वो एक बहुत अलग था। और शायद इतना सीखा है मैंने अपने ट्रेनिंग से, एक ब्रदरहुड, कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल गोल नहीं, आपके टीम गोल मोर इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, उस दौरान कोई ऐसा कोई फनी मोमेंट्स होते हों जो बड़ा आज आप याद करो तो बहुत मज़ा आता हो? बहुत सारी चीज़ें होती थी। मतलब मुझे तो याद है, जैसे हमारा संडे को होता था, और संडे को अगर हमारी रन होती थी, और अगर हम रन में बहुत अच्छा करते थे, मतलब हमारी जो स्क्वाड थी वो रनिंग में टॉप की थी, उससे ग्लाइडर हम लोग जीत रहे थे, तो अगर आप रनिंग में टॉप लेवल पे आते हो तो आपको पुणे जाने का चांस मिलता है एक टाइम के बाद। लेकिन मुझे याद है वो इतना टफ होता था कि पहले आप 16 किलोमीटर की रन करते थे, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज करते थे। और मुझे याद है कि एक बार जो भी हमारे उन लोगों ने टाइमिंग रखे थे, वो जस्ट टाइमिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, बट किसी तरीके से हम लोगों ने वो टाइमिंग अचीव किए। और पहली बार जब हम एकेडमी के आने के लगभग 5 महीने बाद पहली बार बाहर निकले, हम उस जल्दी में थे कि हम ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे। तो हम एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, तो हमने कहा भूख बहुत लगी हुई थी, इतना दौड़ के आए थे, 12-1 बज चुका था। एक ऐसा रेस्टोरेंट देख रहे थे जिसमें कि अनलिमिटेड थाली हो। तो हमने उससे पूछा अनलिमिटेड, उसने हमें देखा कि ये लोग तो बहुत पतले दुबले से लग रहे हैं, तो उसने कहा ठीक है मैं इतने पैसे लूँगा, आपको अनलिमिटेड थाली खिला दूंगा। बट आई थिंक उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। वो मुझे पूर्व रेस्टोरेंट याद है, हम 5 लोग थे, हमने 12:30 बजे खाना शुरू किया और हम 1:30 बजे तक खा रहे थे और लेके आ जाइए। तो उसे हमें माफ करना पड़ा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अभी एनडीए के कैडेट्स को कभी अनलिमिटेड फूड नहीं दे सकता। सो दैट वाज अ फनी मोमेंट कि वी रियलाइज कि यार दिखते तो हम लोग इतने पतले दुबले थे, लेकिन क्योंकि इतना काम करते थे, इतनी थे, तो आई थिंक कैपेसिटी ज़्यादा थी। तो आज भी हम याद करते हैं और हंसते हैं कि देखो हमने उस रेस्टोरेंट में जाके अनलिमिटेड करके डील की थी। अच्छा कैप्टन साहब, एक चीज़ है जो हम लोग तो फिल्मों में ही देखते हैं कि वो जो ट्रेनिंग होती है कैडेट्स की बहुत टफ होती है। वो एक ऐसी ट्रेनिंग होती है 3 साल में, जैसे मैंने बताया लोग अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं। कोई इंजीनियर कर रहा होता है, कोई 12th के बाद आता है, बहुत लोग सिविल लाइफ से भी आते हैं। तो आपको वो एक मेंटल एंड फिजिकल डिफरेंट लेवल पे ले जाने, क्योंकि 3 साल बाद आपको जिम्मेदारी मिलनी है देश की, जहां देश के 100 करोड़ लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और उस देश की इज्जत आपके हाथ में है।
आप अपने 120 ट्रुप्स को लीड कर रहे हो और आपको उन ट्रुप्स को लीड करने के लिए उनसे बेटर होना चाहिए, जो भी अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं। तो वो इतनी टफ ट्रेनिंग होती है कि 18 आवर शेड्यूल तो एक नॉर्मल बात है, 18 घंटे की ऑफिशियल और अनऑफिशियल ट्रेनिंग सब चलती है। और अगर जिस दिन हमें 4 घंटे सोने को मिल जाए उस दिन हम शुक्र मनाते कि आज तो बहुत अच्छी नींद मिल गई। तो वो कहते ना, एक बार आप फौजी बन गए फिर आपको जिंदगी की कोई कंडीशन आपको परेशान नहीं कर सकती, बिकॉज यू आर प्रिपेयर फॉर एनी कंडीशन इन लाइफ। क्या बात है। तो अच्छा, उस टाइम क्या मोटिवेशन क्या होता है कि नहीं यार करना है? देखिए, लाइफ में सबसे बड़ी बात होती है आपका पर्पस क्या है। जो चीज़ आप कर रहे हो, अगर आपका बड़ा पर्पस है, वो आपको ड्राइव करता है कुछ भी हासिल करने के लिए। तो क्योंकि हमें पता था कि वी आर गोइंग टू बी ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड, राइट? एवरीवन लुक्स आफ्टर द ऑफिसर्स एंड जवान ऑफ इंडियन आर्मी। हर मुश्किल परिस्थिति में उन्होंने देश में, चाहे आप देखिए, चाहे बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, कोई और विपत्ति आती है, व्हाट इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट? कि आर्मी को बुलाओ। बिल्कुल। और जब भी आर्मी को बुलाया, बार बार बुलाया है, आर्मी ने हर बार कॉल ऑफ ड्यूटी को रिस्पॉन्ड किया है और हर बार सक्सेस हुए। तो वो विश्वास पूरे देश का बनाए रखने के लिए कि हम कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि हम नेशन का लास्ट डिफेंस है। क्या बात है। तो उसके लिए अगर मुझे कुछ या मेरे दोस्तों को कुछ कुर्बानी देनी पड़े अपने कंफर्ट में, या 18 से 20 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़े, या जो भी कारगिल में हुआ, हम सब करने को तैयार थे, हंसी हंसी, क्योंकि हमारा एक प्रिविलेज है, वो यूनिट की एक इज्जत है, यूनिफॉर्म की एक रेस्पेक्ट है। आप बता रहे हो कि इतनी मुश्किल होती है ट्रेनिंग, और जब ट्रेनिंग के बाद आप पहली बार, आपको जब कमीशन हुआ और आपके स्टार्स लगे, क्या फीलिंग होती है? वो एक फीलिंग थी कि जो पूरे थाउजेंड्स ऑफ स्टार इन द स्काई, उनसे बेटर मेरे 2 स्टार हैं। तो वी वर रियली लाइक, कहते हैं ना कि मैं आसमान में थे, साथ में आसमान में। शायद वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था। मेरे पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो आपकी जो पिपिंग होती है आपके मदर फादर करते हैं, तो वो हटाते हैं और स्टार लगाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स के लिए वो इतना गर्व का विषय था कि एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर के वो पेरेंट्स है। अच्छा कैप्टन साहब, सडनली एक दिन पता चलता है कि कारगिल हो गया, कारगिल वॉर शुरू हो गई, और बैटल फील्ड में कैसा क्या रहा था, क्या उसमें ट्रेनिंग कितनी काम आई थी, इस पे थोड़ा बताओ। सो यस, कारगिल वॉर एक सरप्राइज थी, कोई प्रिपेयर नहीं था उसके लिए। और मेरी फिरोजपुर में पोस्टिंग थी एंड मेरी मैरिज हुई। हम फिरोज जस्ट यूनिट में पहुंचे ही थे। इनफैक्ट हम अभी गेस्ट हाउस में भी थे, अपने घर में भी शिफ्ट नहीं हुए थे। और मुझे याद है जालंधर में एक कोई फंक्शन था, तो मेरी वाइफ शिखा, वो वहाँ पे जाके घर की परचेजिंग करना था कि अभी ये सब होके हम अपने घर में शिफ्ट होंगे। तो परचेजिंग करके ला रहे थे। शाम को फंक्शन में ही अचानक पता चला कि कैप्टन अखिलेश को इमीडिएटली SOS पोस्टिंग, SOS मतलब होता अर्जेंट पोस्टिंग, उनको जाना है कश्मीर एरिया में, तंगमर्ग गुलमर्ग एरिया में, जो कारगिल के बिल्कुल पास में था। बट उस समय तक लड़ाई का किसी को क्लियर नहीं था। तो पहली बात, इस चीज़ का बड़ा प्राइड हुआ कि अब हम एक्चुअल एक्शन में जा रहे हैं। ये क्लियर था कि बहुत एक्शन में जा रहे हैं। और वहाँ से मैं कारगिल के लिए गया। जब पहुंचा वहाँ सिचुएशन बिगड़ने लगी थी और हमारी यूनिट को इमीडिएटली जैसे ही मैं पहुंचा, हमें तंगमर्ग गुलमर्ग से इमीडिएटली हुआ कि आप मूव करके जाइए दरास, जहाँ पे टोलोलिंग और टाइगर हिल की मेन पीक थी। कुछ आइडिया नहीं था कि ऊपर दुश्मन बैठा है, जिहादीज बैठे हैं, मुजाहिदीन बैठे हैं, टेररिस्ट बैठे हैं। हम लोगों की जीप वहाँ पहुँच ही रही थी कि वहाँ पे सडनली पाकिस्तान के गोले आके गिरे। तो जो वहाँ के लोग पहले थे, जो आर्मी थी डिप्लॉयड, उन्होंने बताया कि साहब ये जो भी आप पहाड़ी देख रहे हो ना, इन सब पहाड़ियों पे दुश्मन ने धोखे से विंटर में आके, जब खाली होती थी ये पहाड़ियाँ, इन पे कब्जा कर लिया है। तो रोड के ऊपर जो पहाड़ियाँ, इस पे दुश्मन बैठा है, और वो एक ट्रक भी हमारा निकलता है, एक जीप भी निकलती है, मन चाहे गोले वहाँ पे मार सके, उसको ख़त्म कर सकता है। तो फिर इमीडिएटली हम लोगों ने मतलब डैश करके एक आड़ ली, अपनी जगह को पहले सुरक्षित किया, नहीं तो दुश्मन तो आपको फायरिंग कर सकता। तब हमने रियलाइज़ किया कि हम इस परिस्थिति को फेस कर रहे हैं जहाँ दुश्मन की ताकत हमसे 100 गुना ज़्यादा है। ऊपर है, वो ऊपर है। पहाड़ों की लड़ाई में जो ऊपर पहुंच गया वो किंग है। वो पत्थर भी फेंकेगा तो आपकी कैजुअलिटी होगी। दूसरा, वो 3 महीने पहले से वहां आके बैठ गया, तो उन्होंने प्रॉपर बंकर बना के अपने हथियारों का मुंह उतना खोल के आपकी तरफ कर रखा है। बाकी आप उन्हें नहीं कर सकते क्योंकि वो पीछे बोल्डर्स के पीछे। उन्होंने पता था इंडियन सोल्जर्स आएंगे तो सामने से ही आएंगे। उन्होंने सब तरफ माइंस लगा दी कि पहले तो लड़ाई बाद में होगी, पहले आप तो इन माइन के थ्रू निकलोगे, ऊपर तो चढ़ोगे, ऊपर तो चढ़ोगे। हाँ।
दूसरा, कारगिल की पहाड़ियां में कोई पेड़ वेजिटेशन कुछ नहीं है, तो आप किसी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेड़ की आड़ लेके ऊपर तक आ जाओ। जैसे ही आप नीचे से अटैक शुरू कर सकते थे वो आपको देख सकते थे। टेम्परेचर था -28 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम ऊपर पीक की तरफ पहुंचे। माय गॉड। उस कंडीशन में अपने कंधों के ऊपर 40 से 45 किलो का वेट लेके, जिसमें कि आपके पूरे आर्म्स, अम्युनिशन, गोलाबारी, और जहां दुश्मन पहले स्टेप पे आप पे लगातार फायर कर रहा है, नॉर्मल आदमी के लिए उसमें सरवाइव करना भी मुश्किल था। उस पहाड़ियों पे चढ़ना भी बहुत था, उसमें आपको 40-50 किलो लेके चढ़ना है और उनके ऊपर फायर भी करना है। तो जब हमें टास्क मिला, बहुत डिफिकल्ट टास्क था, और एक तरह से अगर आप देखें न्यूट्रल वे में तो इस बैटल के जीतने का हमारे चांस नहीं था। बट ये कि इंडियन आर्मी है जो हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है हर बार, और हमने अपने मन में प्रण किया, जो ट्रेनिंग करी है ना, आज फर्ज आ गया है, इस टाइम आ गया है उसकी कीमत अदा करने का। जो ये यूनिफॉर्म पहनी है, और हमने डिसाइड किया कि कुछ भी हो, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, ये लड़ाई हमें जीतनी है, क्योंकि ये देश के लिए है। ये उन 100 करोड़ इंडियंस के लिए है जिनको पता है कि इंडियन आर्मी कभी पीछे नहीं हटेगी, उस तिरंगे की रक्षा के लिए। क्या बात है। तो कुछ भी हो जाए, बहुत डिफिकल्ट लड़ाई थी जैसे कंडीशन, बट हमने प्रण लिया था, प्लेज लिया था, शपथ ली थी कि जीत के ही जाएंगे जो भी कुछ हो। तो कैसे फिर आपने, मतलब रात में चढ़ते थे, दिन में कैसे आप लोग करा कैसे ऊपर तक? तो हमने 2-3 चीजें थी जो बहुत डिफिकल्ट थी। अपने इमोशंस को कैसे, आपको भी पता है कि आप एक लड़ाई के लिए जा रहे हैं, आप वापस आएंगे नहीं आएंगे। और देखिए, फौजी यूनिफॉर्म पहनता है बट है तो वो एक ह्यूमन बीइंग भी। तो हम लोगों ने 2-3 चीजें डिसाइड करी। पहले हमने खुद अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली को लेटर लिखा कि ये इतनी डिफिकल्ट लड़ाई है, हमें नहीं पता क्या होगा, हम आएंगे नहीं आएंगे, बट अगर हम नहीं आते तो ये एक तरह से हमारा लास्ट लेटर है। उसको हमने बैग में पैक कर दिया। सो मेंटली आपने अपने आप को प्रिपेयर किया। तो पोस्ट नहीं किया, लेकिन लिख के रख लिया। वो आप आपके बॉक्स में रख दिया जाता है। अगर वो ऑफिसर या जवान जीत के आता है तो वो उस लेटर को फाड़ता है, वो विक्ट्री का सेलिब्रेट करना है। लेकिन अगर वो नहीं होता, वो बॉक्स आपके घर जाता है और आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ को मिलता है। और जब आप खोलते हो तो केवल उन्हीं को हक होता है वो लेटर खोलने का, क्योंकि वो सील्ड होता है, उसके ऊपर नाम लिखा रहता है। इनफैक्ट जब एक पल था जब हमने टोलोलिंग पे कई इनिशियल अटैक किए थे, वो नहीं सक्सेसफुल हुए थे, थोड़ा सा मोरल डाउन था, तो कुछ एक लेटर पड़े थे। तो मैंने पूछा ये क्या है? तो मेरे जो जेसीओ साहब ने बताया कि साहब ये जो बहुत सारे सिविलियंस हैं ना, उनके लेटर्स आ रहे हैं, वो पूरी देश से लेटर आ रहे थे। तो मैंने कहा खोलो, कोई भी लेटर खोलो और सबके सामने पढ़ो। तो जो पहला लेटर था वो किसी ने लिखा कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाह रहा था, बट मेडिकल की वजह से मैं नहीं कर पाया, क्योंकि आपको पता है मेडिकल्स वगैरह भी होते हैं, और मुझे आज आप लोग जो काम कर रहे हैं वो इतना बड़ा है, मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, बट मुझे नहीं पता, तो मैं लेटर अपने खून से लिख के भेज रहा हूं और ये कह रहा हूं कि देश का हर आदमी, हर व्यक्ति आपके साथ है। अगला लेटर के अंदर राखियां थी। उसने लिखा था कि मेरे फौजी भाइयों, मेरे अपने सगे भाइयों से बढ़ के आप लोग हो और मैं आपके लिए राखियां भेज रही हूं। थ्रेड थे छोटे छोटे, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारी भारत माता है और जो हमारा ऑनर है उसको आप कभी भी आंच नहीं आने दोगे। तो तुरंत मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि एक बहन ने भाइयों के लिए भेजी है। और ऐसी एक मदर ने लिखा था कि मेरा कोई भी बेटा नहीं है, लेकिन मुझे गर्व है कि तुम हजारों लाखों तुम मेरे बेटे हो जो वहां पे लड़ रहे हो। तो इतना जोश आ जाता है ये सब चीजें सुन के कि आप अपने कदम पीछे नहीं हट सकते। इट गेव मी गूज़बम्प्स। और जब हम अटैक करते थे तो फायर एंड मूव करते थे, मतलब एक टुकड़ी आगे बढ़ती थी, दूसरी टुकड़ी जो ऊपर एनिमी हमारे ऊपर फायर कर रहा है उनके ऊपर फायर करते थे, और मैं कवर देने के लिए। और जैसे मैं आर्टिलरी फायर था तो मेरे इशारे पे 120 गन्स थी, बड़ी गन, उन सबका कंसंट्रेशन हम पीक पे रखते थे। तो मैं लगातार, हम लोग आगे बढ़ रहे थे और मैं पूरी आर्टिलरी का फायर वहां पे ला रहा था, फायर मूव की टेक्निक से। और उस अटैक के दिन हम कफन बांध के निकले थे, केसरिया बाना पहन के निकले थे कि अब तो जीतेंगे ही जीतेंगे, कुछ भी हो जाए। कई लोगों ने शहादत दी और 13 जून को हमने वो तिरंगा वहां फहरा दिया, 2 राजपुताना राइफल ने। और हमारे सीओ थे, हमने उन्हें बुलाया, वो पहुंचा, उन्होंने बोला, नीचे बोला कि सर आई एम एट द टोलोलिंग टॉप। और ये पूरे देश में फिर फैल गया कि इंडियन आर्मी ने जो सबसे क्रिटिकल पीक थी टोलोलिंग, वो फतेह कर ली है। तो जब हमने टोलोलिंग जीत ली थी, उसके अगली पीक थी वो 13 जैक को मिली थी, उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा थे।
तो मैं कैप्टन विक्रम बत्रा को पूरी टैक्टिक्स एनिमी की बता रहा था कि वो लोग स्नाइपर यूज करते हैं और साइड से लेके और ऑफिसर को टारगेट करते हैं, लीडर को, जिससे ऑफिसर को मार दें तो आपका अटैक रुक जाएगा। हाँ। कैप्टन विक्रम बत्रा बहुत डेयर डेविल ऑफिसर था एंड उन्होंने मुझे, और हम लोगों ने 3-4 दिन साथ जब प्लानिंग चल रही थी उसकी पूरे साथ गुजारे, लाइफ के बहुत पल एक दूसरे के साथ ऐसी ऐसी बातें शेयर करी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि 4 दिन बाद हम होंगे भी या नहीं। और उन्होंने मुझे यही बोला कि आप लोगों ने जो टोलोलिंग फतेह करी, आपकी तो नई नई शादी हुई थी, आपके भी रिश्तेदार थे, बट आप लोगों ने कभी नहीं देखा आप बड़े, और नेक्स्ट अटैक मेरा अटैक है तो मैं सबसे आगे बढ़ूंगा। और उन्होंने एक चीज़ बोली कि सर गोली लगने की बात ऐसी है कि अभी तक पाकिस्तान के अम्नीशन डिपो में वो गोली तो बनी नहीं है जिसपे कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम हो। तो बहुत डेयर डेविल था और उसकी ये नेचर जवानों को भी बहुत मोटिवेट करती थी। और इसी तरह मेरे साथ एक कैप्टन वो मेजर आचार्य थे, मतलब मेजर आचार्य एक ऑफिसर थे जिनकी मैंने इतनी क्लोजली ब्रेवरी देखी, हम साथ थे दोनों राजपुताना राइफल्स के अटैक में, और वो अपनी प्रेरणा गीता से लेते थे। आप मानेंगे वो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उन्होंने लेटर लिखा अपनी वाइफ को कि मतलब मैं यहाँ जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कर्म है। ये युद्ध कुछ लोगों के लिए शायद युद्ध हो सकता है, आप मार रहे हैं, बट एक फौजी का सबसे बड़ा कर्म है। और गीता में भी लिखा है मैं अपने कर्म को पूरी निष्ठा से कर रहा हूँ। और आप उस बच्चे को भी गीता और ये सब पढ़ के सुनाना जिससे कि उसके अंदर संस्कार हो। और इतनी ज़्यादा ब्रेवरी देखी तो मैं तो कहूँगा बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे मेजर विवेक गुप्ता, कैप्टन विजयन थापर, कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर आचार्य, किंग ऋषि, इतने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ा। और मैं खुद भी जिसमें कैप्टन विजयन थापर और मेजर आचार्य की डेथ हुई, सेम अटैक में मैं भी बुरी तरह घायल हुआ था, लेकिन मैं लकी था कि मैं फिर भी सरवाइव कर गया। आपके साथ जो आप जिस तरीके से आपको इंजरीज हुई थी वो क्या इंसिडेंट था और कैसे आप नीचे पहुंचे? तो हम लोग 3 पिंपल्स के सेम अटैक कर रहे थे जिसमें कैप्टन विजयन थापर भी थे, कैप्टन विक्रम बत्रा भी थे। और ये बहुत खतरनाक अटैक था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एनिमी को जब हमने अटैक शुरू किया उन्हें हमारी लोकेशन पूरी पता चल गई थी और उन्होंने उस समय इतनी आर्टिलरी फायर की कि हमारे काफ़ी लोग अटैक शुरू होते हुए भी घायल हो गए थे। लेकिन हमने अटैक को छोड़ा नहीं, हमने कहा हम अटैक फिर भी करेंगे पूरा, हम अटैक के लिए चल गए। जब मैं एनिमी के काफ़ी पास थे, हम लोग बिल्कुल उनके ऊपर एडवांस कर रहे थे और मैं आर्टिलरी का फायर उनके ऊपर डायरेक्ट कर रहा था, उसी समय एक एनिमी की आर्टिलरी का गोला, स्प्लिंटर जिसे बोलते हैं, तो एनिमी का जब बड़ा शैल होता है उसको एयरबस कहते हैं, वो हवा में उसको विस्फोट करते हैं, उसमें से हजारों गोलियां जैसे निकलते हैं, शार्पनल बोलते हैं उनको। और वो क्योंकि ऊपर से आते हैं तो आप कवर भी नहीं कर सकते, साइड से तो आप एक पत्थर के पीछे, लेकिन ऊपर से आएगा और वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और वो बहुत तेज़ी से, जैसे ही वो फटा, उस समय ड्रिल होती है, हम नीचे डाइव करते हैं कि लेट जाते हैं सब लोग। तो मेरे साथ मेरा एक जवान था, वो साथ था और वो खड़ा था, तो तेज़ी से मैंने उसके सिर को नीचे करने की कोशिश करी। उसका सिर तो नीचे हो गया, बट उतनी देर में एक एनिमी का शार्पनर मेरे हाथ को पूरा चीरता हुआ चला गया। अच्छा, वो जो आपका कटा ये हुआ है, पूरा जो ये प्लास्टिक सर्जरी है, ऑपरेशन हुए बहुत, ये पूरा पाम निकल गया था। लेकिन परीक्षा की घड़ी वही है कि उस समय भी आप रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने आर्टिलरी की फायर स्टॉप किया तो सारा रुक जाएगा, आपका जो अटैक है वो रुक जाएगा और जितनी आज तक कुर्बानी हुई है, शहादत दी है, वो वेस्ट हो जाएगी। मैंने अपने जवान को यही बोला, इस समय नहीं रुक सकते तो हम एक फील्ड ड्रेसिंग कैरी करते हैं, जस्ट इसको बांधा अपने हाथ पे और आर्टिलरी का फायर और वो अटैक जारी रखा 1 घंटे तक। 1 घंटे के अंदर हम बिल्कुल पहुंच गए थे एनिमी के पास। और जब तक मेरा इतना खून बह गया था, जबकि मैंने अपने इसको सिर के ऊपर बांध रखा था, कि मैं आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस। फिर वो उन्होंने किसी तरीके से मुझे होश में लाया, और लेकिन उस समय आपको कोई कैरी नहीं कर सकता नीचे तक, क्योंकि वो पहाड़ी रास्ते हैं, फायरिंग चल रही है। और फिर मैंने कहा, ये शायद वही ट्रेनिंग थी, मेंटल टफनेस, कि आई विल नॉट डाई, आई विल लिव टू फाइट फॉर माई कंट्री अनदर डे। ग्रेट। और उस पट्टी को बांध के अपने हाथ को सिर के ऊपर बांधा कि शायद कम ब्लड निकले। और अधिकतर जवान ऑफिसर्स की डेथ इसलिए भी होती है क्योंकि ब्लड बहुत लॉस हो जाता है। और फिर वो शायद सबसे डिफिकल्ट वॉक थी लाइफ की, 5 घंटे हाथ को ऊपर बांध के, ब्लड लगातार पूरी बॉडी पे टपक रहा है। मेरे साथ मेरा बस एक रेडियो ऑपरेटर था और एक ही इंस्ट्रक्शन था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, बार बार गिरूंगा। और यही हुआ, क्योंकि बॉडी साथ नहीं दे रही थी। कितनी बार मैं बिल्कुल फ्लैट मुंह के बल गिरा, पूरा
चेहरा कट गया था, सारी यूनिफॉर्म फट गई थी, कितने जगह घाव थे। उसको एक इंस्ट्रक्शन था कि आप पानी डालो, होश में लाओ, एंड आई विल टेक अनदर स्टेप। और 5 घंटे की इस लगातार वॉक के बाद मैं फाइनली जब पहुंचा, जब सामने मेरे डॉक्टर दिखे, मेरे 2 राजपुताना राइफल के कैप्टन वासु, बस उस समय मैंने फिर बेहोश हो गया। फिर मुझे 2 दिन बाद ही होश आया जब मैं हॉस्पिटल में था श्रीनगर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने वो जो आपका टारगेट था वो अचीव कर लिया, वो टारगेट अचीव किया। सबसे बड़ी बात है। अच्छा, फिर कारगिल वॉर हो गई, फिर उसके बाद क्या लाइफ, कैसे उसके बाद क्या चेंजेस आए लाइफ में, और क्या फिर अगला क्या टर्निंग पॉइंट हुआ? तो कारगिल की लड़ाई के बाद जो मेरी इंजरी हुई वो परमानेंट इंजरी थी, और उस समय डिफिकल्ट मोमेंट था, क्योंकि अब आप वॉरफेयर के लिए बॉर्डर पे नहीं जा सकते, आपको हमेशा बैक पे ही रहना पड़ेगा, अंडर ट्रीटमेंट ही रहना पड़ेगा। तो बहुत डिफाइनिंग मोमेंट था। एंड देखो, मैंने 2-3 चीज़ें थी, जैसे मैं आपको बता दूं, जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो आर्मी ना, दे डू नॉट प्रिपेयर यू फॉर योर जॉब, दे प्रिपेयर यू फॉर लाइफ। और वो जो क्वालिटीज़ हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी, वो वैल्यूज़, वो ट्रेनिंग की चीज़ें, वो आपको ऐसा नहीं है कि केवल लड़ाई में ही आपको विनर बनाएंगी, वो आपको लाइफ के किसी भी पल पे। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि मैं विनर बनूंगा। मुझे कई ऑफर मिले जॉब के की डिसेबिलिटी की वजह से, कि आप ONGC ज्वाइन कर लीजिए, रेलवे कर लीजिए, बैंक कर लीजिए। मैंने सबको मना कर दिया। मैं कहा मैं उन चीज़ों का कॉस्ट नहीं ले सकता, उन चीज़ों का प्राइस नहीं ले सकता जो देश के लिए, क्या वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बट मैं उन्हें अपने लिए रखना चाहता हूँ। और जो क्वालिटी है, उन क्वालिटी के सहारे मैं फिर एक नई बैटलफील्ड में, जिसको मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, या जो एक नई हम लोगों ने डिसाइड किया था, फिर विनर बन सकते हैं। सो 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। पहला है विनर्स एटीट्यूड। तो लाइफ आपके ऊपर क्या, व्हाट दे कैन थ्रो, नोबडी हैज़ गॉट कंट्रोल। लाइफ में क्या सिचुएशन था, आप कारगिल में थे, आप इंजर्ड हो गए, किसी की डेथ हो गई, किसी ने मार्टरडम को प्राप्त किया, वो आपके हाथ में नहीं था, राइट। गोली हजारों चल रही हैं, कुछ भी हो सकता था। तो आप इंजर्ड हो गए, ये आपके हाथ में नहीं था, बट उस परिस्थिति में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप लाइफ को, वो आपके हाथ में। और वो 2 तरीके से रिस्पॉन्ड हो सकता है, कि आप विक्टिम बन जाओ कि मेरे साथ तो ये सब कुछ हो गया, मैं जिंदगी भर आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, आज मैं इंजर्ड होकर पड़ा हूं, मैं अपना बेसिक चीजें भी नहीं कर पा रहा हूं। आप हार मान लो कि अब तो मैं नहीं, क्या कर सकता हूं। या विनर्स एटीट्यूड, कि जो लाइफ ने किया वो मेरे कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा, और मैं फिर जीतूंगा, चाहे बैटलफील्ड अलग हो। और हॉस्पिटल बेड से बैठ के फिर मैंने MBA की प्रिपरेशन शुरू करी। मुझे लैपटॉप और कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता था, मेरी वाइफ IT प्रोफेशनल थी, उसने मुझे पहले कंप्यूटर सिखाया। और जब मैं पेन में होता था फिजियोथेरेपी के बाद उस पेन को भुलाने के लिए मैं अपनी MBA की किताबों में खो जाता था। जब मैं ऑपरेशन के बाद आता था 3-3 4 दिन, तो क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं दिन रात पढ़ाई में व्यस्त हो जाता था। और हमने साथ मिलकर वो कदम उठाया कि अब हम इस फील्ड में भी सक्सेसफुल होंगे। और दूसरा था रेजिलियंस, विनर्स एटीट्यूड, रेजिलियंस। आप एक बार फेल हो सकते हो, आप सब कुछ अच्छा करो फिर भी फेल हो सकते हो, कोई बात नहीं, बट योर एबिलिटी टू कम बैक अगेन, वो एक दूसरी चीज थी कि जब तक मैं टॉप पे नहीं पहुंचूंगा, आई विल ट्राई। और 8 महीने बहुत बहुत मेहनत करी हॉस्पिटल के बेड से। उसके बाद देश के सारे टॉप MBA के कॉलेज सेलेक्ट हुआ, IIM बेंगलोर, IIM लखनऊ, FMS दिल्ली। ट्रीटमेंट क्योंकि चल रहा था दिल्ली में, तो FMS दिल्ली ज्वाइन किया। और बिल्कुल था, क्योंकि मैं इतने साल पहले पढ़ाई एक तरह से छोड़ चुका था 12th के बाद। NDA में डिफरेंट तरह की पढ़ाई होती है, यहाँ पे जो सब थे वो अपने अपने टॉपर्स आ रहे थे अलग अलग फील्ड से, तो डिफिकल्ट था। बट रेजिलियंस और विनर्स एटीट्यूड, वी विल नॉट गिव अप, वो हमेशा यूज़ किया अपने ट्रेनिंग, जो फौज ने सिखाया, जो आर्मी ने सिखाया, जो ट्रेनिंग ने सिखाया। और फाइनली 2004 में मैं FMS दिल्ली, जो देश का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, उसमें गोल्ड मेडल के साथ पास आउट हुआ, स्टैंडिंग फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। सो आई थिंक दैट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन। बट मैं आज भी कहता हूँ कि जो भी हूँ, फिर मैंने मिशिगन से भी टॉप मैनेजमेंट का कोर्स किया, लीडरशिप कोर्स के लिए मुझे टाटा ग्रुप की तरफ से भेजा गया, बहुत सारे अवार्ड मिले। बट मैं हर फोरम में आज भी बोलता हूँ कि जो मेरी सक्सेस का श्रेय है वो आज भी मेरी आर्मी की उसी ट्रेनिंग को जाता है, कि जिसने मुझे देश के लिए और लाइफ की हर परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार किया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता परिस्थिति क्या है, लाइफ मेरे ऊपर क्या थ्रो कर रही है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट आई विल ऑलवेज यूज दैट ट्रेनिंग एंड बी द विनर। विनर्स एटीट्यूड, क्या बात है। तो कैप्टन अखिलेश,
जो यूथ आपको आज सुन रहा है, एक साइड होती है आर्मी की जो बड़ा फैसिनेट करती है, एक तरफ सेक्रीफाइस भी मांग रही है और एक तरफ बड़ा फैसिनेट करती है। आप क्या उनको कहना चाहेंगे कि वाई शुड दे ज्वाइन इंडियन आर्मी? तो देखिए, इंडियन आर्मी जैसे मैंने बोला एक जॉब नहीं, एक लाइफस्टाइल है। आप कहीं पे भी ज्वाइन कर लोगे, और ये डिलेमा मेरे साथ में भी आया था कि मुझे इंजीनियरिंग कंटिन्यू करनी है या एनडीए ज्वाइन करना है, राइट। बट एक छोटी सी चीज बताता हूं कि व्हाट कैन बी एडवेंचर ऑफ ए लाइफ टाइम फॉर यू, इट्स ए डेली रूटीन फॉर अस, राइट। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैं पैरा जंप का बहुत शौकीन था। बहुत लोग होते हैं न्यूजीलैंड में जाके करते हैं, अलग अलग करते हैं। आप इतनी मेहनत करते हो, लाखों रुपए उसमें लगते हैं एक पैरा जंप करने में। आर्मी के तो रूटीन है, पैरा जंप इज ए पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। शूटिंग्स, बेस्ट ऑफ द शूटिंग, बेस्ट ऑफ द गोल्फ क्लब। मतलब आर्मी में आज आर्मी अपने लोगों को बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइफ टाइम प्रोवाइड कराती है, लाइफ स्टाइल देती है। आप क्या करेंगे पैसों का? आपको लाइफ स्टाइल ही चाहिए ना। आप एक एनवायरमेंट में रहना चाहते हो। केवल फैसिलिटीज, चाहे आर्मी क्लब से लेके और जो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होती है, वो देखिए, वो एक तरह से हमारा रूटीन का पार्ट है। आज हेल्थ हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, लेकिन आर्मी में एज ए हेल्थ आपका मॉर्निंग पीटी से लेके इवनिंग गेम से लेके वो आपका रूटीन है। तो कोई आपको आपकी चीज जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो एज ए पार्ट ऑफ जॉब करा रहा है, उससे बड़ी क्या चीज है? बिल्कुल। और भी चीजें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ब्रदरहुड, आपकी फैमिली बनती है। आप यूनिट में जाते हो, यूनिट इज योर फैमिली। टुडे ऑल्सो जब मैं अपनी रेजिमेंट जिसमें कमीशन हुआ था या जिसके साथ कारगिल में लड़ाई किया था, मैं उनका पार्ट हूं। वी आर लाइक अ फैमिली। तो आपके देश के हर हिस्से में एक फैमिली है। आप कहीं भी जाइए, कोई है जो एक्सटेंडेड फैमिली है। आपके कोर्समेट हैं जो लाइक आपके ब्रदर्स की तरह है। तो जो आपको ये आर्मी एक एनवायरनमेंट, जो सिक्योरिटी, जो एक कॉन्फिडेंस देता है कि वी आर विद यू। मुझे देखिए, कारगिल वॉर में मैं इंजर्ड हुआ और उसके बाद मुझे वहां से बाहर आए हुए कॉर्पोरेट में जॉब करते हुए 22 साल से ज़्यादा हो गए। शायद आप एक कॉर्पोरेट में एक कंपनी आप छोड़ते हो, अगले दिन आप विजिटर स्लिप लेकर अंदर जाते हो, कोई आपका एफिलिएशन नहीं है, एक बार आप एम्प्लॉय नहीं हो। लेकिन मैं आज भी आर्मी का एक इंटीग्रल पार्ट हूं, क्योंकि आर्मी हमेशा बोलती है कि वंस यू आर पार्ट ऑफ आर्मी यू विल ऑलवेज ए पार्ट ऑफ द लार्जर फैमिली। वो आपको कहीं नहीं मिल सकता, आपको बड़ी से बड़ी चीज भी नहीं दे सकती। मैं तो अपने बेटे को मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, वो दिल्ली के एक टॉप कॉलेज है, IIIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा है, और वो कहता है कि मुझे इसके बाद आर्मी ज्वाइन करना है एज ए टेक्निकल ऑफिसर्स, वो ज्वाइन करना। और मैंने पूछा क्यों? क्योंकि तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे पैकेज मिल रहे हैं। वो कहता है हर पैकेज वो नहीं दे सकता जो मैंने आपको देखा है, जो आपकी बॉन्डिंग है, जो एनवायरनमेंट है, जो कल्चर है, वो आपको कोई अमाउंट ऑफ मनी और नहीं दे सकता। तो वो आज भी मोटिवेटेड है। मेरी बेटी जिसने मौलाना आजाद जो टॉप 3 मेडिकल कॉलेज में आता है, वहाँ से उसने अपना MBBS किया है। नीट के बहुत अच्छा स्कोर लाके लोग इस कॉलेज में हो पाते हैं, और उसके कॉलेज से आधे लोग तो USMLE करके US चले जाते हैं, बाकी टॉप कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं क्योंकि टॉप कॉलेज है। लेकिन उसको भी आर्मी में एज ए डॉक्टर बन के जाना है, क्योंकि ये कॉलिंग है, ये एक जॉब नहीं है, ये पैसे की खाली बात नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, एक फैमिली है, एक कम्युनिटी है। तो मैं तो अपने सारे लोगों से यही बताना चाहूँगा कि इफ़ यू टेक दिस डिसीजन यू विल बी चेंजिंग योर लाइफ फॉर एवर एवर एंड यू विल बिकम पार्ट ऑफ दिस। क्या बात है। तो हमारा जो ये पॉडकास्ट है, ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग का ऑफिशियल एक पॉडकास्ट है ये। और आप जानते हैं रिक्रूटिंग का जो DG रिक्रूटिंग है, ये कितनी सारी एंट्रीज कराता है। तो आप थोड़ा सा इस पे भी हमारे यूथ को ज़रूर बताएं कि कितनी तरीके की एंट्रीज मिलती हैं, कितने आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, आप थोड़ा सा उस पर भी बताओ। शायद लोगों में ये एक धारणा है कि आर्मी में केवल लड़ने के लिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज की डेट में हमारी आर्मी इज़ ए वेरी वेरी मॉडर्न आर्मी। इट्स यूजिंग द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। जैसे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, लेकिन टॉप साइबर सिक्योरिटी की जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो हम आर्मी में यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज हमारा डेटा बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव डेटा है, और उसका इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है। तो उसको सिक्योर रखने के लिए हम कटिंग एज अपने सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। आर्मी आज की डेट में AI यूज़ कर रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है आर्मी की। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड ही सेट अप ए कंपनी ऑन दिस विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो इंडियन आर्मी उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आर्मी में केवल आपको ये नहीं कि आपको, और आज तो 20 साल हो गए, इतना चेंज हो गया है, हर व्यक्ति के लिए जगह है।
अगर आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर हो तो बहुत सारी एंट्री हैं, बिकॉज हमारे इंजीनियर्स होते हैं, सिग्नल्स होती हैं और ईएमई होती हैं, जहाँ पे हम इंजीनियरिंग लेते हैं। या तो आप बाहर से करके आते हैं या आर्मी आपको इंजीनियरिंग कराती है। अच्छा, आर्मी भी पढ़ाती है? जी बिल्कुल। तो आज की डेट में आर्मी आपको सारे टॉप कोर्सेज कराती है। एमबीए, आपके एमबीए हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डिग्रीज हैं। आर्मी आपको एएमसी जो आपको मेडिकल कराती है। आप 12 के बाद जाइए, पूरा आप मेडिकल करेंगे डिग्री, विच इज वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज। आप वहां आर्मी में डॉक्टर बन के जाएंगे। हमारे ईएमई, सिग्नल्स और इंजीनियर्स के पूरी प्रॉपर इंजीनियर डिग्री होती है, करती है। वी हैव गॉट टाई अप विद ऑल टॉप इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग आईएम्स एंड आईआईटी, जिसमें लोग रिसर्च कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में और वो आर्मी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप जहां पे भी है, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, यू कैन बी अ लीगल पर्सन, आपके पास आर्मी की जैक ब्रांच है। हर व्यक्ति के लिए आज की डेट में देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, कंट्रीब्यूट टू द नेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योरसेल्फ। You will become a better man. You will have a better life, not for you, your entire family and community will benefit. आप जो बता रहे हो उससे सुन के लगता है कि अंडर वन रूफ, अंडर वन अम्ब्रेला आप सब कुछ, एक आपको मेहनत करके बस इंडियन आर्मी में आना है, आप पढ़ सकते हो, आप एक अच्छी लेजर वाली लाइफ, अच्छी से अच्छी लग्जूरियस लाइफ ले सकते हो, एडवेंचरस हैं, क्या क्या नहीं है आर्मी में। इनफैक्ट मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप जैसे कॉर्पोरेट में जाते हो, आपको जॉब कितने भी आप पैकेज पे हुए, किसी भी रैंक पे हो, आपको हमेशा अपने दिन रात काम करना पड़ेगा और आप अपने लैपटॉप के सामने रहोगे, राइट? यहाँ पे एवरी डे यू आर कमिंग विद अ न्यू एडवेंचर। यस, यू आर सेइंग माय केबिन इज एट द 30,000 फीट, बिकॉज यू नो आप आर्मी एविएशन का पार्ट हो। तो आप सोचिए, जो चीजें एक कॉमन मैन सोच भी नहीं सकता, वो आपके लिए एक डेली रूटीन का पार्ट है। तो वेरी सेटिस्फाइंग लाइफ, नॉट ओनली फॉर यू, योर वाइफ इज ए पार्ट ऑफ आवा, which works on many other, initiative, NGO. Your children are part of the larger community. They are using all the facilities of cantonment and different things. Best of the best. Best of the best. So there is nothing which gives you the better lifestyle than the army. I can vouch for it. I have seen the corporate from the very, very top angle. I have been part of the many other initiatives. I have seen things, but I can say a lot of confidence that, nothing what army can provide you. Provided you are ready to work and get into this, there is nothing better than that. ये बड़ा अच्छा है वैसे क्योंकि कैप्टन अखिलेश, एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो आर्मी की एक ट्रेनिंग, आपने जैसे बोला कि ट्रेनिंग फॉर लाइफ है, और आप आर्मी की लाइफ के बाद कॉर्पोरेट लाइफ में गए, तो आर्मी की ट्रेनिंग का इसमें क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ और क्या एक कॉर्पोरेट लाइफ और उसमें क्या क्या अंतर है मेजर? बहुत फ़र्क था। इनफैक्ट जब मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया तो एक वर्ड काफ़ी यूज़ होता है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो मुझे काफ़ी टाइम तक समझ में नहीं आया किस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है। तो पता चला किसी को टारगेट का स्ट्रेस है, किसी को टाइमलाइन का स्ट्रेस है। एंड जब मैं आर्मी की अपनी ट्रेनिंग से आता हूँ तो मैंने कहा हमारे पास तो स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेस लेने का टाइम ही नहीं है। और आप आर्मी में देखिए, आर्मी में देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मिस्टेक। आप दुश्मन के सामने अगर आपने मिस्टेक की, it's only your first and last, your body will come in coffin. But here क्या है, आपका एक बार मिस्टेक हो गई, there is next month you can make it up, you can work on your timeline. But मुझे लगता है कि लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस और उसमें करते हैं, and I was very clear कि हमें स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, हमें एक्शन करना है, बिकॉज दैट शोज योर मेंटल टफनेस। कि आप जैसे, जब मैं आपको बता रहा था कि हमें लड़ाई के लिए आगे चलना था, चाहे मेरा दोस्त सामने गिरा हो, उससे बड़ा स्ट्रेस क्या हो सकता है? अगली गोली शायद मेरे फैमिली को हो करे, लेकिन उस समय भी आपको अपना एम और एक्शन पे ध्यान रहता है, वो इंश्योर करता है देयर इज नो स्ट्रेस। और दूसरा, टीम वर्क। आर्मी में हमेशा कल्चर होता है टीम, ब्रिंग एवरीवन टुगेदर। और जितने भी आर्मी लीडर्स बाहर आए वो बहुत अच्छे लीडर हुए हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं। उनके लिए टीम गोल्स या ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर इंडिविजुअल गोल्स। तो ये 2-3 चीजें थी जिन्होंने मुझे बहुत सक्सेसफुल किया। और मैं आपको सच बताऊं, मैंने एफएमएस से एमबीए किया विद अ गोल्ड मेडल, मिशिगन गया, IIM अहमदाबाद गया, आईएसबी के मल्टीपल कोर्सेज किए, बट आज भी मेरा पूरा लीडरशिप स्टाइल, मेरा जो मैनेजमेंट वे है, वो मेरा उसी आर्मी की ट्रेनिंग का है। तो आई रेट माई आर्मी ट्रेनिंग मच अबव देन एनी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट कॉलेज, विच इज एक्चुअल ऑन द ग्राउंड एंड इट प्रोड्यूस रिजल्ट एवरी टाइम, नेवर फेल्स यू। थैंक यू सो मच कैप्टन अखिलेश।
आपने अपना टाइम निकाला और इतनी अच्छी बातें आज आपने बताई हैं कि आई एम श्योर हमारा जो यूथ आपको देख रहा है वो बहुत मोटिवेट होगा और वो मुझे लगता है कि बहुत ही क्वालिटी हमें कैंडिडेट्स आने वाले हैं जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफ अपने आप को, अपनी फैमिली को देंगे। हमारे एक लास्ट रिचुअल है जिसमें हम एक आपका साइन लेंगे इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन आर्मी की टी शर्ट के ऊपर, उसको करते हैं।